चलें एक्सेल में अगर आते हैं तो हमारे पास ये डेटा है। ये जो आपके पास ABC लिखा हुआ है ना, ये कॉलम हेडिंग्स हैं, 1 2 3 रो हेडिंग्स हैं। अगर आप इन पर क्लिक करते हैं ना तो वो पूरी रो सेलेक्ट होती है, और अगर आप 1 पे क्लिक करते हैं तो पूरी रो या कॉलम सेलेक्ट होता है। तो आपने किसी एक सेल पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पे किया और आप शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आप कर्सर को राइट और बॉटम पे मूव कर सकते हैं। एरो कीज जो होती हैं कीबोर्ड के बॉटम राइट साइड पे, तो कंट्रोल से वो सारा मूव कर जाता है। कंट्रोल पे नहीं करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन राइट 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 एंड राइट। ये आपके पास 5 कॉलम्स 2 रोज आपने कॉपी किए। यहाँ पर ट्रांसपोज की ऑप्शन है जहाँ पर ये 2 एरोस बने हुए हैं छोटे छोटे, इसका मतलब है रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास ये वर्किंग आ गई। इसके बाद आपने सिंपली आईडी को जी हमने हेडिंग्स देनी है बस उसी तरीके से। बात हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह के 5 कॉलम आपके पास एक्सेल में मौजूद हैं, इसी सीक्वेंस के साथ 5 कॉलम एसपीएसएस। लेकिन एक तरीका है कि हम वहाँ जाकर खुद टाइपिंग कर लें। शॉर्टकट ये है कि हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, और वहाँ पर क्योंकि वो जो है ये रॉ के अंदर है ना, एसपीएसएस में आपको कॉलम में एंट्री करना होती है। तो ये आपने एसपीएसएस की नई शीट में यहाँ पर वेरिएबल व्यू को क्लियर रखना है। वेरिएबल व्यू में यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, जो SPSS 27 है ना, उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो डबल क्लिक हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप पेस्ट नहीं हो सकता। तो राइट ये ले लीजिएगा। तो आपने इसमें एक बार कर्सर से मूव करवा देना है बॉटम, और फिर आप डबल क्लिक ही होना चाहिए। SPSS 25 तक ना सिंगल क्लिक ही करता था। तो ये पेस्ट किया तो 5 आपके पास क्रिएट हो गए। इसके बाद इसके लेबल्स देना है। तो ये हमने कॉपी किया कॉलम, और SPSS में यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। फिर वो डबल क्लिक हुआ, उसे ख़त्म करने के लिए एक बार मूव किया और पेस्ट कर दिया। अब आपके पास डेटा व्यू में ये 5 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। नेक्स्ट हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ठीक करनी है। जेंडर, सारे जो वेरिएबल्स हैं ना वो स्केल हैं सिवाय आईडी के और जेंडर के। जेंडर जो है वो नॉमिनल है, आईडी भी नॉमिनल है, और आईडी जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रिंग है, यानी एट्रीब्यूट्स हैं ये। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ तक वर्किंग कर लें। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो मेल फीमेल क्योंकि टेक्स्ट है वो तब तक पेस्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास ये जो है ना स्ट्रिंग नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिंग को एस्टिमेशन में यूज़ नहीं किया जा सकेगा। तो उसका मेथड क्या है कि आप पहले एक्सेल में आके यहाँ पर ये जो मेल फीमेल है ना, इसे 0 1 में कन्वर्ट कर लें। इफ़ का फंक्शन यूज़ कर लें, इज इक्वल टू इफ़ दिस सेल is equal to मेल जी, इफ़ दिस सेल, और इसको मैंने फ्रीज कर दिया। अब वो सेकंड वाला मेल मूव नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट वाला मेल मूव करेगा। तो आपके पास 1 आना चाहिए, अदरवाइज 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ड्रैग किया, क्या फार्मूला है कि अगर ये वाला सेल इसके इक्वल है तो 1, अदरवाइज 0। अब क्योंकि इक्वल नहीं है तो उसने उस पर 0 कर दिया। फ्रीज F4 से करते हैं। F4 का जो है ना, जब सिंबल दबाते हैं ना तो ये क्या होता है, E7 क्या चीज़ कहलाती है, E7 सेल रेफरेंस होता है। हर सेल रेफरेंस के 2 हिस्से होते हैं, रो नंबर और कॉलम नंबर। अब E7 से क्या मुराद है कि जहाँ पर E का कॉलम और 7 तो नहीं होगा, 3 होगा, 3 रो मैच करती है, जहाँ पर क्रॉस करते हैं वो क्या है, वो सेल रेफरेंस है। तो E3 को जब हमने फ्रीज किया ना F4 से, तो दोनों फ्रीज हो गए। दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो जो है रो फ्रीज है और कॉलम फ्री है। दोबारा प्रेस करेंगे, अब वाइस वर्सा
कॉलम जो है फ्रीज है, रो फ्री है, दोबारा प्रेस करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। F4 आपने मल्टीपल टाइम प्रेस करना है, सिंपल सेल रेफरेंस पे क्लिक करना है आपने, और क्लिक करके आपने F4 प्रेस करना है। तो हमने दोनों को फ्रीज करना है, तो जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये सारा कॉलम फार्मूला की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 में। तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ये न्यूमेरिक डाटा है, और इसे हम पेस्ट कर देते हैं जेंडर के लिए। डेसिमल्स आ रहे हैं। डेसिमल्स तो नहीं, वो बता रहा है कि एक कॉलम पे हमें डाटा आ गया, बाकी मिसिंग है। अभी वो हमने पेस्ट ही नहीं किया। क्लियर हुआ? देखिए एक्सेल में फंक्शन है दैट इज इक्वल, एक्सेल में तमाम फंक्शन इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। सर फंक्शन नेम और फिर ब्रैकेट स्टार, ये यूनिवर्सल और एक्सेल का एक पैटर्न है लिखने का। इफ एनी सेल इज इक्वल टू x, तो क्या आंसर आना चाहिए जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि, और अगर आप अदरवाइज हो तो आप b चाहते हैं, यानी अगर आपके पास सेल x के इक्वल हो तो a आ जाए, x के अलावा और कोई भी नंबर हो तो b आ जाए। अच्छा, ये वैसे बोर्ड में ज़्यादा मुश्किल है, एक्सेल तो खुद आपको बताता है कि क्या करना है। दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट स्टार्ट। अब वो बताता है जी लॉजिकल टेस्ट, कि आपने किस लॉजिक पे किसी चीज़ को एवेलुएट करना है। लॉजिकल टेस्ट क्या है? दैट ये सेल इक्वल होना चाहिए मेल के, और क्योंकि फ्रीज किया अब वो मेल ही रहेगा। सर दूसरी दफा बीसीपी क्लिक किया जी, दूसरी दफा इक्वल टू के बाद जी E3 इज इक्वल टू E3, लेकिन इसको मैंने ये नहीं पढ़ा क्या है कि एनी सेल इक्वल टू मेल। जब ड्रैग करेंगे पहले वाला E3 तो ड्रैग होता जाएगा हर सेल के लिए, लेकिन दूसरे वाला E3 मेल ही रहेगा। चले और आसान कर लेते हैं, मेल। अगर वो मेल है तो क्या होना चाहिए? वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये लॉजिक ट्रू हो तो 1 आए, अगर वैल्यू ये लॉजिक ट्रू ना हो, फॉल्स हो तो 0 आना चाहिए। एक ही बात है। तो जब सेल रेफरेंस दे देते हैं ना, तो इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत नहीं रहती, टेक्स्ट के लिए इन्वर्टेड कोमा यूज़ करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, एक्सेल में ना देखें, ये एक प्लस का साइन है। एक्सेल में कई 2-3 साइन होते हैं, ये प्लस का साइन है, इसमें एरो हेड नहीं है। जब बॉर्डर पे आते हैं ना तो प्लस का साइन है लेकिन एरो हेड भी है, और फिर जब कॉर्नर पे आते हैं तो प्लस का साइन और तरह का हो जाता है। तो 3 तरह के हैं। ये है ड्रैगिंग का सिंबल, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा। चलो मैं दिखाई इसको E3 को फ्रीज कर दें, उसको पहले क्लिक करें, वहाँ नहीं सर्च करें, अब आप सब करें। जब फ्रीज नहीं करेंगे तो दोनों ड्राइव पे जाएंगे, फिर तो वहाँ आता जाएगा सर। लैपटॉप में ना जो F1, F2, F के फंक्शन कीज होती है, F1 से F12 तक वो डायरेक्टली पिक हो जाती है, हिट हो जाती है।
और कुछ लैपटॉप में आपको FN का नीचे बटन होता है, उसको दबाने से होती है। तो ये चेंज भी आप कर सकते होते हैं। तो ये आपके पास आ गया, बाकी डेटा भी कॉपी कर लेते हैं सर। नहीं, जब प्लस का साइन बनता है ना, सिलेक्शन की ये बात करें, कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउन और राइट, कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा जी। चलो, अब यहाँ पर ये है कि जेंडर क्या है तो आपका नॉमिनल लेकिन न्यूमेरिक है। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए वैल्यूज़ में हम वो वर्किंग कर लेते हैं। दैट क्या था, ये 0 1 था, 1 0। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 1 फॉर मेल, सॉरी ऐड, एंड 2 फॉर फीमेल, 0 फॉर फीमेल। जब आप यहाँ पे आएंगे ना डेटा व्यू में, तो अब देखें उसने खुद से चेंज कर दिया उसने जो कोड्स थे उसको रीड कर लिया। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, उसकी वजह से ज़रूरत नहीं है। ये होती है कि जितने भी वेरिएबल्स कोड हुए हैं ना, वो कोड की फॉर्म में या उसकी जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में सामने शो हो जाते हैं। चल, यहाँ तक सब लोग आ गए। अगर नहीं आए तो मैं ये सेव फाइल पड़ी हुई है SPSS की, ये शेयर कर देता हूँ जी। नहीं आए तो मैं जी सर। चलें जी। चलें, फाइल मैंने शेयर कर दी है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करें जी। आप साथ बैठने की वजह से तो नहीं स्लो परफॉर्म कर रहे हैं? एक-एक करके उनका सिंपल लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो 14 या 15 था, 14 या 15 में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अभी लाइसेंसिंग वाला इसका करेक्ट है।
जी क्या कर रहे हो आपने क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल आपने तैयार किया आपने तैयार किया मुझे लैपटॉप जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है वो खोल आपकी होगी आईडी कंप्लीट करें आईडी को सेव कर दो यहाँ पे 20 डाउनलोड वाला प्रोसेस है डाउनलोड अब आप सॉफ्टवेयर दोबारा से स्टार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च क्वेश्चन 1। पहला वेरिएबल क्या है? बर्थ रेट। इस बर्थ रेट his weight at birth for male greater than females second research question
is male length at birth in centimeters is greater than that of females. The search question 3 At circumference. at circumference. Two males have क्या measurement centimeter larger at circumference at birth than that of females. So these are 3 research questions. तो हमने सबसे पहले इसका मतलब है वेरिएबल्स का इसका डेटा हमने कलेक्ट किया, उसका कंपैरिजन करना है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। उसके लिए हमने सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट किया, उसमें से जो हमें लगा कि ये प्रॉब्लम नहीं होंगी बस उन्हें माइनस कर दिया। जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उन्हें हमने नंबर्स को रिटेन कर लिया। और सबसे पहले हम बात करेंगे 4 असम्पशंस है कि क्या ये डेटा पैरामीट्रिक है या नॉन पैरामीट्रिक है। अब इसमें पहली असम्पशन नॉर्मलिटी की है, दूसरी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की है, तीसरी इंडिपेंडेंस है और चौथी इंटरवल या रेशियो डेटा है। तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये डेटा इंटरवल या रेशियो है, बल्कि रेशियो ही है। सेंटीमीटर हमेशा रेशियोज होती हैं। और उससे पहले आ जाए तो इंडिपेंडेंस है, आप एक वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, क्या दूसरे पर कोई इफेक्ट होता है? नो, डेटा इंडिपेंडेंट है हमारा। तो ये दोनों असम्पशंस फुलफिल होती हैं। जो पहली 2 असम्पशंस हैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का की एप्लीकेशन क्या है? एक पहला वेरिएबल बर्थ वेट, मेल का बर्थ वेट और फीमेल का बर्थ वेट दोनों का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दूसरी असम्पशन होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ मेल एंड वेरिएंस ऑफ फीमेल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी तरह सेकंड वेरिएबल के लिए और थर्ड के लिए। हम सबसे पहले बर्थ वेट पे बात करते हैं। पहले हम डिवाइड नहीं कर लेंगे ग्रुप्स ऑफ फीमेल, नहीं वो सॉफ्टवेयर खुद से कर लेगा, सॉफ्टवेयर खुद से करेगा। तो हम सबसे पहले असम्पशंस पे बात कर लेते हैं। हम बात क्लिक करेंगे जी एनालाइज पे और फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट लिस्ट, हम तीनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ बर्थ वेट को पुट कर रहे हैं। और फैक्टर क्या है, ग्रुपिंग वेरिएबल क्या है, जेंडर। देन नीचे लिखा हुआ है जी डिस्प्ले, सिर्फ आपको नंबर्स चाहिए या ग्राफ्स भी चाहिए, हमने बोथ पे पहले से क्लिक किया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स, हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। आउटलायर और परसेंटाइल को भी क्लिक कर दें जी, साथ साथ वर्किंग कर रहे हैं जी। आउटलायर और परसेंटाइल पे भी वर्किंग कर ली हमने। देन प्लॉट्स पे आएंगे, यहाँ पर स्टेम लीफ को अनचेक कर दें, हिस्टोग्राम बना लेते हैं। देन है नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट। नॉर्मेलिटी प्लॉट हमारी पहली असम्पशन है ना, नॉर्मेलिटी, डाटा नॉर्मल होना चाहिए। देन आपके पास है जी इसको आप कर दें जी अनट्रांसफॉर्म्ड पे क्लिक। क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड वर्सेस लेवल विद लीवेंस टेस्ट। स्प्रेड क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस या स्टैंडर्डिफिकेशन को स्प्रेड कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने नन होगा तो अप्लाई नहीं होगा, अनट्रांसफॉर्म कर दिया हमने क्लिक। तो यहाँ से आपके पास जो है नॉर्मेलिटी टेस्ट भी आ जाएगा, वेरिएंस का टेस्ट भी आ जाएगा। ऑप्शंस में छोड़ दें, हाँ ये होता है कि एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज, एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज। जी स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ है जी, आउटलायर और परसेंटाइल आउटलायर और परसेंटाइल एम एस्टिमेशन के अलावा
दोनों तीनों चीज़ें क्लिक कर लें। और डिस्क्रिप्टिव में ये 95 लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। इसे आप 90 या 99 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 95 ही यूज़ किया जाता है। बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, ऑप्शंस में आपने एक बार कुछ भी नहीं ऑप्शंस में भी कुछ नहीं है। अच्छा वो मैं बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताने वाला है। बूटस्ट्रैप ये होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ ना परफॉर्म बूटस्ट्रैप, तो ये जितना भी हमने क्लिक किया ना, अगर ये हम बूटस्ट्रैपिंग नहीं करेंगे तो एक्चुअल डाटा पे वर्किंग करेगा। अगर हम बूटस्ट्रैप करेंगे तो उस सैंपल में से और खुद से सैंपल निकालेगा और फिर उनसे वर्किंग करके हमें आंसर देगा, डायरेक्टली सैंपल से वर्किंग नहीं करेगा। यानी ये ऐसे ही है कि आपकी एवरेज वेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप 15 स्टूडेंट्स हैं, कॉलम बना के एवरेज कैलकुलेट कर लें, ये डायरेक्ट वर्किंग है। दूसरा क्या है कि आप में से 100 का सैंपल लिया जाए, 100 टाइम्स सैंपल लिया जाए, कितने स्टूडेंट का? 3 स्टूडेंट का, आप 3, आप 3, आप 3, आप 3, 100 सैंपल्स लिए जाए, तो हर सैंपल का अपना मीन होगा। अब उन 100 सैंपल्स का जो मीन है उसे दोबारा मीन कैलकुलेट कर लिया जाए, तो क्या होता है कि जो ग्रैंड मीन होता है और ये वाला मीन जो सब सैंपल से आया होता है ये बराबर होता है, बेहतर होता है, अगर स्पेशली जब सैंपल साइज छोटा होता है। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे जी, अनचेक कर दें, डायरेक्ट डाटा पे वर्किंग कर लें। ऑप्शंस में है कि एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज, एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज। ये जो एक लाइन है ना हर एक बेबी की, ये केस है। फॉर एग्जांपल आप कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें और इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में। अगर यहाँ पर डेटा कोई एक मिसिंग है तो क्या होगा, ये रॉ मिस हो जाएगी। लेकिन जब आप इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन, इनका डाटा तो यहाँ पर मिसिंग नहीं है ना, यहाँ मिसिंग है लेकिन यहाँ तो मौजूद है। तो ये बात करता है कि लिस्ट वाइज से क्या मुराद है कि जिस कैलकुलेशन में वो ऑब्जर्वेशन मिसिंग है डिलीट कर दो, लेकिन बाकी में यूज़ कर लो उसे। लिस्ट वाइज का, पेयर वाइज का क्या मतलब है कि पूरी रॉ को डिलीट कर दो पूरे एनालिसिस से। तो जो लिस्ट वाइज होता है उससे ऑब्जर्वेशन के कम होने के चांसेस कम होते हैं, तो लिस्ट वाइज ही रहेगा। ओके किया जी हमने, चलें ये आपके पास आउटपुट आ गई है। देखें अब ना मेन जो काम है रिसर्चर का वो इसको समझना। ये आपको सॉफ्टवेयर से इसके वीडियोस मिल जाएंगी कि इनका क्या कहाँ क्लिक करना है। मेन चीज़ है अब आपने इसको समझना। इसका ओवरव्यू लेते हैं जी। पर सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है, उससे पहले केस समरी है, डिस्क्रिप्टिव है, परसेंटाइल्स हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, हिस्टोग्राम्स हैं, क्यू प्लॉट है, देन डी ट्रेंडेड क्यू प्लॉट है, देन आपके पास ये बॉक्स प्लॉट आ गए, देन स्प्रेड वर्सेस लेवल, ये तो चेक कर दिया था, चलिए इसको इग्नोर कर देंगे। बाकी चीज़ों को हम देखते हैं जी उनका क्या मीनिंग है। नो, क्वेश्चंस को टेस्ट करने से पहले डेटा नॉर्मल है या नहीं है, अब इस तरफ वो वर्किंग करने जा रहे हैं। अगर डेटा नॉर्मल होगा तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ कर लेंगे, और अगर नॉर्मल नहीं होगा तो मैनपेटी या विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट यूज़ कर लेंगे। ये लिखे हुए सामने। तो किस रूट पे जाना है दोनों में से, पैरामीट्रिक है या नॉन पैरामीट्रिक, हमें पहले डिसाइड करना है। चलिए जी, यहाँ पर पहला केस प्रोसेसिंग समरी। फीमेल्स 137 बेबीज हैं, मेल बेबीज 199। टोटल सैंपल 100% है, कोई भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग नहीं है, 0% मिसिंग है, और टोटल आपके पास 100% सैंपल। एक ब्रेकअप आ गया जो वेरिएबल था अक्रॉस मेल और अक्रॉस फीमेल। देन आपके पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब क्या किया उसने, पहले कॉलम में वेट है, दूसरे कॉलम में जेंडर है, तो पूरे सैंपल को उसने फॉर मेल और फीमेल सबमिट करने के बाद ये कंप्लीट वर्किंग की है। तो इसकी ईज के लिए, अच्छा और यहाँ पर और एक और चीज़ है, कुछ नंबर्स में स्टैंडर्ड एरर के भी हैं। मीन का स्टैंडर्ड एरर है, स्क्यूनेस का स्टैंडर्ड एरर है, और कोटोसिस का स्टैंडर्ड एरर है। क्या होता है स्क्यूनेस और कोटोसिस?
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हाइट कम ज़्यादा हो तो कहते हैं कुर्टोसिस, हाइट को कुर्टोसिस कहते हैं, और जो टेल्स होती हैं जो दोनों साइड होती हैं राइट और लेफ्ट वो स्क्यूनेस कहलाती हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आइडियली स्क्यूनेस भी नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, और कुर्टोसिस भी ज़ीरो होनी चाहिए, मीन्स तो डेटा नॉर्मल कहलाए, स्क्यूनेस भी ज़ीरो और कुर्टोसिस भी ज़ीरो। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है इसका मतलब है राइट टेल में ज़्यादा डेटा है, अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो नेगेटिव लेफ्ट साइड में ज़्यादा डेटा है। अगर स्क्यूनेस जो है वो 3 से बड़ी है या 0 से बड़ी कह लें तो वो इसका मतलब हाइट इसकी ज़्यादा है, मीन्स मीन के अराउंड ज़्यादा डेटा है, और अगर उसकी हाइट कम है इसका मतलब है कि मीन के अराउंड कम डाटा है, साइड्स पे डाटा ज़्यादा है। ज़्यादा हाइट हो तो वो लेप्टोक्रेटिक कहलाती है, कम हाइट हो तो प्लेटिक्रेटिक कहलाती है। नॉर्मल को मीजोक्रेटिक कहते हैं। तो इसे हम ज़रा ना एक्सेल में लेके जाते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर आउटपुट बन जाए। जो सॉफ्टवेयर से आउटपुट निकलती है ना वो आप डायरेक्टली पेपर्स में नहीं रिपोर्ट कर सकते, उसे थोड़ा सा आपने चेंज करना होता है। तो सबसे पहले मैंने इसे अनमर्ज किया ताकि जो कॉलम्स हैं मर्ज हुए हुए वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये मेल है ना, तो ये डेटा मेल का मीन स्टार्ट हो रहा है और कुर्टोसिस तक जा रहा है, तो इसे मैंने कट किया है और मेल के मीन के सामने पेस्ट कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेल है, सॉरी ये फीमेल है और ये मेल है। हाँ वो भी करते हैं। और पेपर में ना ये एक ट्रेंड है, एक प्रैक्टिस है कि स्टैंडर्ड एरर जिस चीज़ का स्टैंडर्ड एरर है उसके नीचे रिपोर्ट किया जाता है। कोई भी आप पेपर देखेंगे ना, बीटा होगा, कोरिलेशन होगा, मीन होगा, उसके नीचे उसका स्टैंडर्ड एरर। फॉर एग्जांपल अगर बीटा आपका 2.5 है, इसका स्टैंडर्ड एरर 1.23 ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में, तो इसे भी उसके नीचे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक नंबर आएगा, एक नंबर यहाँ पर आएगा। Standard error of mean for female, standard error of mean for male. This is skewness for female, skewness for male, kurtosis for and for male. तो ये कॉलम भी डिलीट कर देते हैं। चलें जी, अब और क्या है जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, तो इसको नॉर्मली CI लिखा जाता है। लोअर बाउंड है, दिस इज़ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ अपर लिमिट। तो ये वेरिएबल क्या था जी, वेट था, बर्थ वेट इन kg, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। इसको उस फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लेते हैं जिस पे पेपर में रिपोर्टिंग की जाती है। पेपर में आपको इस तरह के टेबल नज़र आएंगे, बस ये टेबल होगा। हेडिंग क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो अब यहाँ पर देखें जी, बर्थ वेट ऑफ मेल का मीन जो है, एवरेज बर्थ वेट 3.53 और मेल का 3.34। इसका डिफरेंस ले लेते हैं जी। यहाँ पर कितना डिफरेंस है मेल और फीमेल के बर्थ के वेट में, मेल माइनस फीमेल, तो मेल -0.08। दिस इज मीन डिफरेंस। अब यहाँ पर ना
ये जो मीन डिफरेंस है ये सिर्फ हमें सैंपल से आ रहा है। हमने इसका डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स चेक करना है कि क्या पॉपुलेशन के लिए भी ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और फिर पी वैल्यू को देखकर या कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखकर हम बताएंगे कि क्या हमारे रिसर्च क्वेश्चन एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज अच्छा स्टैंडर्ड एरर। एक और चीज़ याद, फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दें। किसी भी नंबर को मीन है तो मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कोरिलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन, बीटा ऑफ रिलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक नंबर रख लें स्टैट का, और डिनोमिनेटर में उसी का स्टैंडर्ड एरर रख लें, तो उसकी ना टी वैल्यू कैलकुलेट होती है या क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट होती है। और क्रिटिकल वैल्यू को हमने कैसे प्लॉट किया था, ये आपके पास अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू, ये रीजन क्या है 95% होना चाहिए, और ये जो है मिलाकर 5% होना चाहिए सर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमने बात की थी 1.96 वैल्यू होती है माइनस में, और यहाँ पर प्लस है 1.96। तो आपके पास ये जो क्रिटिकल वैल्यू है 1.96 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये इस तरह मूव करती है। और जो यानी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 95 से बड़ा होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए, और एरर का साइज जो है वो कम होना चाहिए 5% से। तो यहाँ पर आपके पास जो है जब किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे तो टी वैल्यू आ जाएगी, तो डिवाइड करते हैं जी, दैट इज़ मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो ये तो 1.96 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो 96 है, इसका मतलब है, और ये भी बड़ी है, इसका मतलब है दोनों सिग्निफिकेंट है। जो मीन है ये दोनों सिग्निफिकेंट है, यानी अगर हम इसे एक और सैंपल भी लिया जाएगा तो यही मीन कैलकुलेट होगा, ये किसी आउटलायर की वजह से कैलकुलेट नहीं हुआ। ये दोनों मीन के जो नंबर हैं वो स्टैटिस्टिकली जो है वो मीनिंगफुल है। तो दोनों मीन्स को हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, स्टैंडर्ड एरर से, स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड डिविएशन एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंट है। जब किसी वेरिएबल को, अच्छा एक और देखते हैं, ये आपके पास x है ना, x का डेटा है, इसका यहाँ पर मीन आ गया जी, यहाँ पर इसका सिग्मा भी आ गया जी, x माइनस x बार, ये जो कॉलम बनता है ना, ये सेंटर्ड वेरिएबल कहलाता है, सेंटर्ड वेरिएबल, सेंटर्ड x। और अगर आप इसमें से x माइनस x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा में कर दें तो ये जो कॉलम बनता है ये कहलाता है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, जिसका आप मीन स्कोर भी कहते हैं। स्टैट्स के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी मीन में से, किसी भी नंबर में से, कॉलम में से, सब में से मीन माइनस कर दें, स्टैंडर्ड जो है डेविएशन से डिवाइड कर दें, तो वो जी स्कोर या स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिविएशन की बात नहीं है, यहाँ पर क्या बात है, स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करना है, SE से। तो ऐसे ही हमारे पास कहाँ से सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे कैसे ये लिखा हुआ है, SPSS में जाके देख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू से मीन माइनस कर दें तो वो जी स्कोर मिला, ओरिजिनल वैल्यू में से मीन माइनस करें सेंटर्ड वेरिएबल, सेंटर्ड वेरिएबल, सेंटर्ड वेरिएबल को डिवाइड कर दें सिग्मा पर, वो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। ये था ना, ये मीन था, उसका स्टैंडर्ड एरर आगे लिखा हुआ है, हमने उसको वहाँ लेके एक्सेल के अंदर लाए और उसे उसके नीचे रिपोर्ट कर दें, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता कि ये स्टैंडर्ड एरर है, वो खाली छोड़ दिया जाता है।
अंडरस्टूड है। तो नेक्स्ट है आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। क्या क्या इंडिकेटर होता है मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल की सिग्निफिकेंस का? कॉन्फिडेंस इंटरवल की सिग्निफिकेंस लोअर लिमिट अपर लिमिट को कंपेयर करते हैं तो क्या होंगे साइन, सारे लोग क्लास में मौजूद हैं सारे दोनों के साइन जो है वो सेम होने चाहिए, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो दोनों साइन पॉजिटिव, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। तो हमें स्टैंडर्ड एरर ने क्या बताया था कि ये दोनों सिग्निफिकेंट मीन है जी, इसलिए कॉन्फिडेंस इंटरवल भी यही बता रहा है कि ये दोनों मीन सिग्निफिकेंट है। नॉर्मैलिटी में नहीं गया, सिर्फ मीन की नंबर पे बात कर रहे हैं कि जो आउटपुट आई है वन बाय वन सारी इंटरप्रेट सर ठीक है, समझ में आया। अभी हमने कहा देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है 95%। आप चले जाएं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लेक्चर में, कितनी अप्रोचेज है? पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्रोच है और पी वैल्यू अप्रोच है, और इंटरवल एस्टिमेशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमने टेस्ट स्टैट्स की क्या कैलकुलेट की स्टैंडर्ड एरर को यूज करते हुए 95,113। इसका मतलब है कि 1.96 से बड़ी है। these means are significant, these two means are significant। ओके, अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू नहीं, सॉरी, अगर जो मीन को हमने डिवाइड किया है वो 1.96 से, if that is greater than 1.96, ओके गॉट इट। तो लाजमी बात है कि p वैल्यू 5% से कम है, और लाजमी बात है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 के आए हैं उनके साइन भी सेम होंगे। जी सर, कि एक ही जो है ना दो साइड्स हैं एक ही पॉइंट। जी सर। नेक्स्ट है आपके पास ट्रिम्ड मीन। ट्रिम मीन जो होता है ना वो हमेशा मीन से लेसर होता है। ट्रिम मीन इसलिए कैलकुलेट कर लिया जाता है कि आप डाटा को ऑर्डर में कर लें, दोनों साइड से 5% वैल्यूज को डिलीट कर दें, एक्सट्रीम वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को डिलीट करने के बाद जो ट्रिम होगी रिमेनिंग वेरिएबल्स का आप मीन कैलकुलेट कर लेंगे मान सर। तो ठीक है जी। तो यानी आपके पास कॉलम को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये सबसे लोएस्ट नंबर आ गया, ये हाईएस्ट नंबर आ गया। तो अगर ये 500 का डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, तो 5% है, 5% है, 5% ट्रिम किया तो 1% इसलिए इक्वल है 50 के। जी सर। और 5% इसके इक्वल होगा 25 ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्रॉस कर दें, 25 यहाँ से कर दें, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट करें। दैट इज द ट्रिम मीन, कि आपने डेटा को दोनों साइड से 5% कट कर दिया। मीडियन, मिडल वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर टू टेस्ट द नॉर्मैलिटी। अगर मीन और मीडियन क्लोज होंगे तो ये इंडिकेशन है कि डेटा नॉर्मल होगा। अगर मीन और मीडियन क्लोज होंगे, अब वजह उसकी देख लेते हैं क्या हो सकती है। ये आपके पास डेटा है और एक डेटा है आपके पास 2, 4 एंड 7। कौन सा नॉर्मल डेटा है? 2, 4, 6। मीन के अराउंड बहुत ही छोटे से ऑब्जर्वेशन है, मीन के अराउंड सबनेट सेम है। यहाँ मीन के अराउंड सबनेट सेम नहीं है। इसका मीन क्या है? 4 और इसका क्या है? 13.3 कीजिएगा, 4 कितना आंसर आता है? 3.5 आना नहीं चाहिए, कैसे आ सकता है? देखिए ये 6 है ना, ये साबित हो गया तो बनना ही नहीं। 4.33। दिस इज मीन। मीडियन क्या है दोनों में? 4।
तो जितना मीडियन के करीब होगा मीन, इसका मतलब है डेटा नॉर्मल है। जितना मीडियन और मीन डिस्टेंट होंगे, इसका क्योंकि जो मीन है ना वो तो नंबर के अंदर छुपा क्या हुआ है, इसके अंदर इस ऑब्जर्वेशन में 2 है, 4 है, इसमें 7 है। मीडियन उस नंबर के अंदर है क्या, उसको नहीं देखता, सिर्फ उसकी लोकेशन को देखता है। तो इसमें तो मिडिल लोकेशन है ना, 4 दोनों में पिक कर लिया। लेकिन मीन ने क्या किया, मीन ने क्या किया, यहाँ पर जो नंबर है वो 6 है, यहाँ पर 7 है, उसके वेट को पिक किया। तो मीन और अगर मीडियन आपस में करीब हो तो वो इंडिकेशन होता है डेटा नॉर्मल होगा। तो क्या इंडिकेशन है जी, मीन है 3.53 और 3.50, 3.44, 3.43, तो पहली इंडिकेशन है कि ये नॉर्मल हो सकता है, चांसेस है कि नॉर्मल। देन है वेरिएंस। सेकंड असम्पशन क्या है, वेरिएंस को सेम होना चाहिए। ये दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए स्टैटिस्टिकली। नजर तो आ रहे हैं कि डिफरेंट है, लेकिन आपने पी वैल्यू से बताना है कि ये सेम है या डिफरेंट है। तो इसकी पी वैल्यू जब टेस्ट कैलकुलेट हुआ वहाँ आ जाएगी। देन है आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस का स्क्वायर रूट है जी सर, मिनिमम मैक्सिमम नंबर आ गए, रेंज आ गई, इंटर क्वार्टाइल रेंज। देन है आपके पास स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का स्टैंडर्ड एरर मौजूद है जी सर, सॉरी skewness divided by standard error. चलो ये आपके पास नंबर्स आ गए। हमने क्या वर्किंग की, स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, कुर्टोसिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ कुर्टोसिस। हमने बात की किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं तो क्या कैलकुलेट होती है, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू पी वैल्यू, पी वैल्यू इज वन ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज। जी वैल्यू में क्रिटिकल वैल्यू है, एफ वैल्यू में क्रिटिकल वैल्यू है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना ये बहुत सारी। तो हमने कंपेयर किससे करना होता है, 1.96 से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है जी, 1.77, 1.66, सारी 1.96 से लेसर है। और ये जो 1.96 होता है ना, ये एब्सोल्यूट में देखा जाता है। 1.96 जो है प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो बड़ा अगर मैं इसको कहें, अगर ये 2 होगा माइनस में तो ये बड़ा तो नहीं होगा ना, वैसे मैथमेटिक्स के नॉलेज से 2 छोटा होता है ना 1.96 से। अगर नेगेटिव में हो तो उसे आप बियॉन्ड कहें, बियॉन्ड 1.96 होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बियॉन्ड नहीं है, विद इन 1.96 है, प्लस माइनस। तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट। दोबारा सोचो, विदिन दोबारा 1.96 क्या डिसीजन किया था कि 95 जी 1.96 से ग्रेटर था, जी, रिजल्ट वाज सिग्निफिकेंट। यहाँ पर 1.96 से लेसर है, नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया? अच्छा, सबको समझ आ गई? तो ये यहाँ पर जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो 1.96 से बड़ी हैं, तो क्या है, ये मीन्स सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर स्क्यूनेस की वैल्यूज जो है वो 1.96 से छोटी हैं, इसलिए ये नंबर क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। समझ गए? चलिए अब थोड़ी सी मैं इन्हीं चीज़ों की डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। ये आपने नोट किया हुआ है? जी सर, जी सर। तो नेक्स्ट में ना हम यहाँ पर लिखेंगे अभी, तो इसको मैं रिमूव करूँ। मीन ऑफ मेल बेबी और बेबीज कितना था जी, 3.53। ये इंटरप्रिटेशन जी, मीन ऑफ मेल बेबीज 3.53 एंड
female babies 3.44 is significant opposite हो गया हाँ वो फीमेल पर है mean of female babies or male babies is significant as अब p values लिख लें critical values लिख लें value of test stat लिख लें ये की मतलब है as p values critical values or values of test stat are greater than plus minus 1.96 ग्रेटर को भी बल्कि बियॉन्ड लिखना चाहिए ठीक है ग्रेटर को बियॉन्ड लिखना चाहिए तो वो भी लिख देते हैं जी 96 और 113 mean of female babies 3.53 and male babies 3.44 centimeter is significant as critical values are beyond 1 plus minus 1.96 ब्रैकेट में मैं लिख दिया वो कितनी है 96 है और ये 1 राइट गलत लिख दिया 96 और उल्टा लिखा है 1 ये मेल है 96 फीमेल है ये सही लगा ठीक सही कहा सही ये समझ आ रही है सबको सर अगर आपने 1 लिखा है टीवीएल जीमेल 1 अच्छा चलो 1 हां वो पहले रिकॉर्ड किया था 1 अच्छा अगर ये टी वैल्यू है टी वैल्यू किस लिए यूज की जाती है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इसका मतलब है पीछे बैक एंड में कोई ना कोई हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करता है उससे लिंक कर लेते हैं हाइपोथेसिस क्या है दैट h0 क्या चीज है ये हाइट है वेट सब लिखा ही नहीं मीन वेट क्या है ना दैट वेट ऑफ मेल इज इक्वल टू 0 alternate weight of female is not equal to 0 then second है weight of female is equal to 0 alternate है weight of male is not equal to 0 sorry the same answer male or female ये is equal to 0 is not equal to 0 is equal to 0 is not equal to 0 ये हाइपोथेसिस है ये एक हाइपोथेसिस है ये दूसरा हाइपोथेसिस है हर एक हाइपोथेसिस के बैक एंड पर दो हाइपोथेसिस होते हैं नल हाइपोथेसिस भी अल्टरनेट भी चाहे टी वैल्यू देख लें पी वैल्यू देख लें या कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लें या इनमें से एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा हमने कहा अच्छा इसको क्या कहा जाता है इसको इनसिग्निफिकेंट कहा जाता है जीरो है ना जी और ये जीरो नहीं है इसको सिग्निफिकेंट कहा जाता है सर तो हमारे यहाँ पर रिजल्ट क्या है सिग्निफिकेंट रिजल्ट सिग्निफिकेंट इसका मतलब है ये बात ठीक है कि ये जीरो नहीं है मेल के लिए कि ये जीरो नहीं है जीरो नहीं है तो क्या है 3.44 अगर ये जीरो नहीं है तो ये 3.44 है और यहाँ पर फीमेल के लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट है क्योंकि जीरो नहीं है फीमेल का वेट और यहाँ पर क्या है 3.55 सही क्लियर है बात अब इसी बात को लिंक करते हैं स्क्यूनेस के साथ स्क्यूनेस में क्या है रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट है। इसमें हम दोनों को लिंक नहीं कर सकते कि मेल वेट इज ग्रेटर देन या फीमेल वेट इज वो हाइपोथेसिस बनाते हैं नहीं, वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हमने टी वैल्यू कैलकुलेट करना है किस चीज की, डिफरेंस ऑफ टू मीन की, ऊपर नॉमिनेटर में क्या है, डिफरेंस ऑफ टू मीन होगा और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, तो फिर टी स्टैट आएगी मीन डिफरेंस की, जो कि अभी मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जब वो कंपैरिजन करेंगे उसमें आ जाएगा। तो इसकी ये जो डिफरेंस है ना, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते अभी, इसको टेस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि टी वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर, पी वैल्यू, ये सीआई मौजूद नहीं है। स्क्यूनेस की बात करते हैं। स्क्यूनेस का नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल और अल्टरनेट का ताल्लुक जीरो और नॉन जीरो से होता है अगर ये नॉन डायरेक्शनल है, तो स्क्यूनेस किसके इक्वल होगी? जीरो। नल हाइपोथेसिस है ना, नथिंग, इनसिग्निफिकेंट। और अल्टरनेट क्या होगा? जी आप बताएंगे, आप बताएं अल्टरनेट क्या होगा? इज नॉट स्क्यूनेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी कौन लाइन लिखवाएगा? इस जैसे एक लाइन लिखवाएंगे उस डेटा से देखते हुए। ये स्क्यूनेस के नंबर रिपोर्टेड है ना, फॉर मेल, फॉर फीमेल, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस फॉर मेल, फॉर फीमेल, वो सामने टी स्टैट अवेलेबल है। इस जैसी लाइन एक बना सकते हैं? जी सर। लिखवाएं जी। स्क्यूनेस ऑफ मेल कौन लिखवाएगा? आप लोग पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लिखवाएं जो नहीं पार्टिसिपेट करते, वो सिर्फ सुनते हैं। हसन जो है ना खामोश रहता है लेकिन माशाल्लाह ही इज इंटेलिजेंट। हां ये लाइन है स्क्यूनेस ऑफ मेल एंड फीमेल। आप लोग लिखते हैं स्क्यूनेस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ मेल। पहले एक की बात करेंगे, मेल बेबीज कितनी है मेल की? 0.370। मेल की स्क्यूनेस 0.370 and of female 0.36 8 here. Next is insignificant as t values are less than 1.96 plus minus क्या वैल्यू है? फीमेल की है 1.77 एंड मेल की 1.66 स्क्यूनेस ऑफ 1.77 मेल की, फीमेल की स्क्यूनेस ऑफ मेल मैंने यहाँ से लिख दिया सर। Skewness of male babies and of female babies is insignificant as p values are less than plus minus 1.96, which are skewness of male and skewness of female 1.77 and 1.66 respectively. less than 1.96 है ना, 1.7 है, 1.6 है। अच्छा, तो अगर ये रिजल्ट हमारे क्या है? इनसिग्निफिकेंट। कौन सा इसका मतलब क्या हुआ? तो देखें ऊपर तो हमने कह दिया कि सिग्निफिकेंट, थोड़ा सा दो मिनट बोलिए। इसका मतलब है कि रिजल्ट हमारे इनसिग्निफिकेंट, तो कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा? नल। और वहां पर कौन सा एक्सेप्ट हुआ था? अल्टरनेट। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट का एक्सेप्ट होना ही फेवरेबल होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? दैट स्क्यूनेस इज जीरो।
तो स्क्यूनेस का जीरो होना क्या कहलाता है? अच्छी बात है। नॉर्मल वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अल्टरनेट का एक्सेप्ट होना, नल का रिजेक्ट होना सूटेबल था, और यहाँ पर नल का एक्सेप्ट होना सूटेबल है। लेकिन नल हमेशा जीरो होते हैं और अल्टरनेट हमेशा अदर देन जीरो होते हैं। तो ये बात है कि हमेशा ये नहीं कहा जाता कि हमारे रिजल्ट किसी स्पेसिफिक टेस्ट में सिग्निफिकेंट होने चाहिए या इनसिग्निफिकेंट होने चाहिए। उसके हाइपोथेसिस को सोचा जाता है माइंड में कि वो क्या हाइपोथेसिस है। तो जो मीन की सिग्निफिकेंस क्या है? दैट मीन ऑफ फीमेल इज 0 और 3.5, मीन ऑफ मेल इज 0 और 3.4। अगर ये इनसिग्निफिकेंट है इट मींस ये नंबर गलत है। स्टैटिस्टिकली नो मीन, दोनों मीनिंगलेस है, और अगर इनसिग्निफिकेंट है तो ये दोनों मीनिंगफुल नंबर है। लेकिन जब स्क्यूनेस की और कुर्टोसिस के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तब हम बात करेंगे टी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए ताकि स्क्यूनेस भी 0 हो और कुर्टोसिस भी 0 हो और डेटा नॉर्मलिटी के करीब हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ से तीन चीज़ें आ गई, मीन और मीडियन का डिफरेंस भी, स्क्यूनेस भी और कुर्टोसिस भी ये बताती है कि आपके डेटा में नॉर्मलिटी एग्जिस्ट करती है। सर इसको हम टी वैल्यू कहते हैं या पी वैल्यू? टी वैल्यू, टी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू और टी वैल्यू। तो अगर आपके पेपर में इस तरह का टेबल बना हुआ हो और डिस्क्रिप्शन गिवन हो किस तरह से, दैट फॉलोइंग आउटपुट शोज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वेरियस measures of descriptive statistics of birth weight for males and females. Assess that the data is normal using following criteria: mean minus median criteria, skewness criteria and kurtosis criteria. तो उस पर एक पैराग्राफ लिख सकेंगे इसी तरह की शॉर्ट पैराग्राफ मीनिंग क्लियर करना है आपने, टू द पॉइंट। क्लियर है? चलो एक टेबल हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। परसेंटाइल में जो ये वाली रो है ये मीनिंगफुल है कुछ, सिर्फ ये कि परसेंटाइल क्या करता है, डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसने कितने में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो सिंपली ये डेटा को डिसाइल्स 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल्स 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं डेटा को। तो ये 7 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। तो इससे फर्दर इंटरप्रिटेशन कोई भी नहीं है, सिंपल डेटा की एक रिप्रेजेंटेशन है। आपने इसी को सिर्फ देखना है पहली 2 लाइन से। नेक्स्ट है आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू। मेल के लिए सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है आपके लिए 249th नंबर है उसका, वो कॉलम के अंदर डेटा का, और उसका नंबर 4.62 है। उससे छोटी बड़ी वैल्यू 4.31 ये ऑर्डर है उनका, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? दैट इज 2.87, उससे बड़ी ये है। तो डेटा के टॉप लार्जेस्ट और टॉप स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो है वो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी अलग से रिपोर्टेड है। ये टेबल आपको हेल्प करता है जब आपने आउटलायर को रिमूव करना हो। आउटलायर्स जो यूजुअल मेथड से यूजुअल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट आता है। अभी वो वाला प्लॉट भी आ जाएगा। ये आ गया आपके पास टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी। ये 2 टेस्ट है, वन इज कोलमोग्राफ सिमिरनॉव और सेकंड है शपीरो-विल। ये उसकी वैल्यू है स्टैटिस्टिक्स की, ये उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये उसकी पी वैल्यू है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। आंसर क्या है? सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। ये पी वैल्यू है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो ये आंसर किससे बड़ा है? 0.05 से बड़ा है, इनसिग्निफिकेंट। और इनसिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या होगा? अच्छा एक और बात, हर पी वैल्यू का एक हाइपोथेसिस होता है, ये बात
अब आपने अपने कैरियर में याद रखनी है कि हर पी वैल्यू का, हर डी वैल्यू का एक हाइपोथेसिस होता है, और हाइपोथेसिस एक ही होता है, हमेशा दो होते हैं, नल और अल्टरनेट। तो इस पी वैल्यू का नल और अल्टरनेट क्या होगा? बर्थ वेट ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू मेल के लिए एक वैल्यू है, उसके अपने दो हाइपोथेसिस हैं, फीमेल भी अपनी वैल्यू है, उसके अपने हाइपोथेसिस है। टेस्ट किस चीज का है? नॉर्मल। तो पी वैल्यू के हिसाब से जो है ना तो हम ये कह रहे हैं कि उनके 4 हाइपोथेसिस नॉर्मेलिटी के हिसाब से बनता है, जिस चीज को वो टेस्ट करता है। तो हाइपोथेसिस ये बन गया कि जो बर्थ वेट ऑफ फीमेल H नॉट बन गया, H नॉट फीमेल को छोड़ दें अभी, दोनों के लिए अलग अलग है ना, वेरिएबल का बताएं जी। बर्थ वेट के लिए बर्थ वेट इज इक्वल टू 0 और इज नॉट इक्वल टू 0 एच नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? H1 नॉट इक्वल टू 0। चलो मुझे लिखवा दें एच नॉट इज इक्वल टू 0। बर्थ वेट मीन बर्थ वेट, तो ये मीन बर्थ वेट का तो टेस्ट है ही नहीं, ये तो नॉर्मलिटी का टेस्ट है। तो इसका मतलब है एक नॉर्मल होगा, एक नॉन नॉर्मल होगा। एक हाइपोथेसिस नॉर्मलिटी होगी और दूसरा हाइपोथेसिस नॉन नॉर्मलिटी होगी। बर्थ वेट इन केजीज इज नॉर्मल, ये होगा H1 एंड इज नॉट नॉर्मल इज H2 और सॉरी H नॉट। चलिए, हमेशा याद रखना है कि जो नल होता है वो उस पे 0 जाता है, 0 वैल्यू। अब नॉर्मल 0 है या नॉन नॉर्मल 0 है? नहीं 0 के नॉर्मल 0 होता है क्योंकि P वैल्यू का प्रोसेस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P वैल्यू तो 0 H नॉट क्या होगा? The skewness is equal to stochastic is equal to 0। अल्टरनेट क्या होगा? Any of skewness or stochastic is non-zero। Any of the skewness or stochastic is non-zero। तो ये 0 होगा, तो it means H नॉट नॉर्मलिटी का है और अल्टरनेट नॉन नॉर्मलिटी का है। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब है डेटा इज नॉर्मल, डेटा इज नॉर्मल। यानी ये ना एक तरीका है रिजल्ट्स को पढ़ने का कि पी वैल्यूज को देखा जाता है, फिर हाइपोथेसिस को सोचा जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन की जाती है। सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है? बेस्ड ऑन कोलबर्ग सिमनॉफ टेस्ट, बर्थ वेट ऑफ मेल is normally distributed as well as birth weight of male is normally distributed। चौथा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया मीन माइनस मॉड, दूसरा स्टैंडर्ड टी वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, टी वैल्यू ऑफ कुर्टोसिस, देन कोलबर्ग लॉ सिमनॉफ। शपीरो गुल क्या कहता है? यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि ये 10% पर तो सिग्निफिकेंट है लेकिन 5% पर इनसिग्निफिकेंट है, तो मार्जिन में इसका इशू नहीं होता। ठीक हो गया? तो अभी तक हमने 5 क्राइटेरियाज देख लिए जो बात करते हैं दैट डेटा इज नॉर्मल। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इसमें ना नॉर्मली हम मीन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन मीन। तो बेस्ड ऑन मीन में जो है ना ये उसकी स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा वो लाइन पे आपको लिखवा दूंगी, टेस्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इंटरप्रिटेशन लिखनी कैसे, जैसे इसकी ये नॉर्मलिटी की नॉर्मलिटी इसमें लिखा जाता है जी बर्थ वेट ऑफ male and female is normally distributed as
KS statistics, KS solve law of graph, similar law of statistics is क्या थी? Insignificant. ब्रैकेट में लिखेंगे KS इज इक्वल टू क्या की वैल्यू नजर आ रही है 0.63 फॉर फीमेल 0.04 0.63 KS for male 0.44 P value 0.63 or 0.4 वो पॉइंट है तो वो जीरो ही है ना 0.063 ओके 0.063 0.04 और इसकी पी वैल्यू क्या है इनसिग्निफिकेंट है तो इसको हम लिखते हैं कि पी वैल्यू को ना एग्जैक्ट नहीं लिखा जाता पी वैल्यू को हमेशा बेंचमार्क के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है तो ये तो 10% से भी बड़ी है ग्रेटर देन 0.10 comma greater than 0.10 तो नहीं 0.5 का लिखेंगे जब 5 10 के दरमियान ये तो बहुत रिजिड क्राइटेरिया है 10 से भी बड़ी है हम बहुत श्योर हैं कि 10% पे भी जो है ना वो रिजल्ट हमारे इनसिग्निफिकेंट है नॉर्मल तो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हैं that variance of birth weight of female and male is homogeneous as Lehman statistics is equal to 6.912 बल्कि यहाँ पर ना डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिखी जाती है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखेंगे पी वैल्यू और केएस के दरमियान में डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितनी थी 137.119 वेरिएंस को लिख लेंगे चलिए लिख लें जी मैं बोल देता हूँ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस दैट but the variance of birth weight of male and female is homogeneous or equal or same variance of birth weight of male and female is homogeneous equal or same as Lehman statistics Lehman statistics क्या है insignificant है या significant है is insignificant ऐसे वो 5% से बड़ी है फिर विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 6.912 is 6.191 ब्रैकेट में लिखेंगे जी Lehman statistics is equal to 6.91 comma degree of freedom 1 is equal to 1 comma degree of freedom 2 is equal to 254 comma p value greater than 0.05 bracket close परसेंट लगा दो परसेंट समटाइम लिखते भी हैं ज़्यादा लेकिन ना लिखा जाता है 0.01 0.10 0.05 डिग्री फ्रीडम वन यहाँ पर 2 डिग्रीज है कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 254 कॉमा p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 ये आपके पास हिस्टोग्राम है हमने बनाई भी हुई है यहाँ पर आपके पास वेट्स आ रहे हैं इन केजीज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी अगर ये ना होता ये थोड़ी सी और ऊपर होती ये 2 ना होते ये वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना होती लेकिन फिर भी तकरीबन नॉर्मल लग रही है एग्जैक्ट नॉर्मल तो नहीं है लेकिन एक आइडिया हो रहा है कि ये नॉर्मल हो सकती है ये वाली ना होती एक्स्ट्रा चीज़ पॉजिटिव साइड पे आ गई है मेल के लिए भी तकरीबन सेम है ये कुछ शायद आउटलायर है
बाकी तकरीबन नॉर्मल कर्व बन जाएगा। ये है आपके पास क्यू प्लॉट, नॉर्मल क्वांटाइल ऑन क्वांटाइल प्लॉट ऑफ बर्थ वेट। इसमें ये जो है ना डार्क लाइन, ये अगेन स्कैटर प्लॉट के ये जो डार्क लाइन है ना जी सर, ये शो करती है। अच्छा, ये जो आपने बेल शेप कर्व बनाया है, जी सर, इसको अगर आप क्यूमुलेट कर लें तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे एंड होगा, 100% डाटा होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मलिटी। वेयर एज एक्चुअल डेटा जो है वो इस कर्व के तकरीबन ही ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा डिविएट करता है। तो ये भी बताता है कि डेटा इज समवट नॉर्मल। तो क्यूबी प्लॉट भी जो है हमें नॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। तो डार्क लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज थ्योरेटिकल लाइन, ये नॉर्मलिटी है। और डेटा अगर इसी के अराउंड लाई करता है, इसके ऊपर जितना ज़्यादा लाई करेगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डेटा नॉर्मल होगा। क्यू प्लॉट मेल के लिए सेपरेट और फीमेल के लिए सेपरेट। इसके बाद होता है डी ट्रेंडेड नॉर्मल प्लॉट, इसको आप छोड़ दें, डी ट्रेंडेड इसको छोड़ दीजिए। ये आगे आपके पास बॉक्स प्लॉट, फीमेल के लिए मेल के लिए बॉक्स प्लॉट। ये हमने वो जो केस पढ़ा था उसमें भी बनाए थे। जी सर, मेल के लिए मीडियन वैल्यू ये है रेट की, यहाँ से पता चल जाएगा। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट जो है सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड नहीं, ये होता है 25th क्वार्टाइल, 75th क्वार्टाइल, दिस इज आउटलायर। तो मेल के डाटा में एक वैल्यू आउटलायर है और वो ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 249। और वो जो एक्सट्रीम वैल्यू का टेबल था उसमें पता चल जाएगा कि ये इसका नंबर क्या था। यहाँ पर दो है, 244 और 131, इसको नोट कर लें दोनों को। सर, हमारी 4:30 पे क्लास एंड होनी है ना। सर, चल हमने ना इस टेस्ट तक जाना है। तो मेल में क्या है 249 और फीमेल में क्या है 131 और 224, नोट कर ले कॉपी पे। चले, ये एक आउटपुट कंप्लीट हो गई। अब इससे पहले हम आते हैं जी कि डेटा में आपने आउटलायर को रिमूव करना है या नहीं करना, डिसीजन ऑफ रिमूवल ऑफ आउटलायर और नॉट। इसी डाटा पे आपने टेस्ट लगाना है या आउटलायर को रिमूव करना है। नॉर्मली रिमूव करा देते हैं। नॉर्मली नहीं, रिमूव इसलिए किया जाता है अगर डेटा में आउटलायर बहुत ज़्यादा है नॉर्मल तो उसे जो है रिमूव करेंगे। अगर वो टॉलरेबल लिमिट के अंदर है फिर रिमूव नहीं करेंगे। अब ये टॉलरेबल लिमिट क्या होती है, मीन प्लस और माइनस 3 सिग्मा, ये आपके पास क्या कहलाती है, टॉलरेबल लिमिट। अगर मैक्सिमम नंबर है तो प्लस, अगर मिनिमम नंबर है तो माइनस। मतलब ये जो अभी हम सिग्मा बताए थे उससे जो बाहर निकल जाएगा उसी को होगा। उसको फिर डिसीजन है ड्रॉप करने का, करना है तो कैसे करना है। तो विद इन रेंज आ रहा है। 4.72 ये तमाम स्टूडेंट्स इसको ज़रा नोट कर लें। ये जो था ना, नोट कर लिया आपने, मेल के लिए बात करते हैं 249 और इसकी वैल्यू क्या है, टेबल से देख लेते हैं। ये है, ये मेल के लिए था, मेल के लिए 4.62 और इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4.31, ये दो नोट कर लें, 4.62 4.31। 4.31 मेल के लिए, वो फीमेल का नहीं देख रहे आप, क्या चीज हम मेल के लिए देख रहे हैं ना, 4.6 का 4.3 4.6 to 4.31 ये लिखा है। दो फीमेल की लेनी नहीं, सर ने कहा 2 ले लेना है। देखिए वहाँ पर दो आउटलायर हैं, वो दोनों ऊपर वाले।
यहाँ पर आउटलायर सिर्फ एक है, लेकिन हमने दो वैल्यूज लिखी हैं सिंपली। वैल्यू है क्या 4.62। 4.62 को जरा कन्वर्ट करें 4.62 माइनस स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू कैसे बनती है? किसी भी वेरिएबल को या ऑब्जर्वेशन को स्टैंडर्डाइज्ड करना हो कैसे करते हैं? मीन माइनस ऑब्जर्वेशन माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा। जी सर। तो हमारे पास टेबल मौजूद है एक्सेल में। हाँ जी, यहाँ से डेटा को यूज करते हुए x का मीन क्या है फॉर मेल? मीन ऑफ मेल 3.44 जी सर। ये क्या आएगा? ये सेंटर्ड वैल्यू आ जाएगी। सेंटर्ड वैल्यू को सिग्मा मेल पे डिवाइड करेंगे, कितना है जी रोमान? सिग्मा मेल कितना है? 0.3। यहाँ पे बताएं कहाँ लिखा हुआ है? Variance 0.33 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मेल 0.33। क्या आंसर है? आप तो थोड़े से लेस होगा So the one सर आप देख लीजिए ये आपकी जो वर्किंग होती है अप्लाइड की ब्रेक ही होती है कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या देते हैं? 3.57। तो हम ये कहते हैं कि इसको ना 3 सिग्मा की लिमिट के अंदर होना चाहिए, यानी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ये 3 सिग्मा की लिमिट के अंदर होना चाहिए। ये ज्यादा है। ये ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 3.57 से कितना होना चाहिए? 3.44 दैट इज मीन प्लस 3 इनटू सिग्मा क्या था? 0.33। ये इस लिमिट में होना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा? 0.9 है और 1 और 4.43। ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 4.43 जी, ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये है कितना? 4.62। बड़ा है। इसका मतलब है ये नॉर्मल है, इसे ड्रॉप होना चाहिए। तो इसके लिए ये कर लिया जाता है सम टाइम। एक तरीका तो ये होता है कि जो नेक्स्ट आपने नंबर लिखा हुआ है ये वाला, ये लिमिट के अंदर है 4.31 4.43, तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं नेक्स्ट नंबर से 4.31 से। तो वो डेटा की वैल्यू नहीं थी, नहीं, उसी को डाटा शीट में जाके हम चेंज कर देंगे। डेटा शीट में जाके डाटा शीट में जाके, लेकिन हम अपनी जो रिसर्च पेपर होता है उसमें लिखते हैं कि हमने ये चेंज क्यों की है, हमें आउटलायर का सेम तरीके से हैंडल किया। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली रिप्लेस कर देंगे। 249 है ना, कितना था? 4.62। इसे किससे रिप्लेस करना है? 4.31 से। फाइन। सर आपने यही बोला था कि जो वैल्यू बड़ी है 4.62 उसको हम ड्रॉप करें। हम ड्रॉप तो करेंगे, यानी उसको रिप्लेस करेंगे। ड्रॉप करें, ड्रॉप भी कर सकते हैं पूरा, अगर सैंपल साइज सफिशिएंट है तो पूरी रो को डिलीट कर दें। अब हम 4.62 की जगह 4.3 बोलेंगे। 4.31 से सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट है ना, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। जी सर। और उसको पहले हमने देखा है कि क्या वो भी 3 से बड़ी तो नहीं है, 3 सिग्मा से। सही हो चले, नाउ आपके पास डेटा, हमें मल्टीपल क्राइटेरियाज मीन माइनस मॉड से पता चला कि ये नॉर्मल है, स्क्यूनेस से पता चला उसकी डी वैल्यू से, टोटॉसिस की डी वैल्यू से, क्यूब प्लॉट से, शकीज और विल्फ टेस्ट से, और ये छठा था सिमर ब्लॉक टेस्ट से। और होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस लीवन सेल से पता चली कि ये वेरियंस जो है वो सेम है। डेटा जो है हमें खुद से पता है या ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, इसका कोई टेस्ट नहीं है कि ये रेशो डेटा है
और ये इंडिपेंडेंट डेटा है, एक वेरी की मेजरमेंट दूसरे वेरी पर कट नहीं करती, देयरफॉर दिस इज पैरामीट्रिक डेटा। अब क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन हो, ये डेटा है, ये आउटपुट है, बताइए पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे नॉन पैरामीट्रिक, फिर भी यही वर्किंग है। सारे क्राइटेरियाज में अपने जो डेटा को इवैल्यूएट करें और वो रिजल्ट देखेंगे और फिर कहेंगे कि डेटा पैरामीटर डेटा पैरामीटर। और अब हम इस पे ये टेस्ट अप्लाई कर सकते टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा अज्यूम जो डेटा सेट पहले क्वेश्चन में है वो पैरामीट्रिक है या नॉन पैरामीट्रिक है। तो नीचे उस तरह के रिजल्ट नहीं होंगे, पैरामीट्रिक अज्यूम किया गया तो पैरामीट्रिक के, और नॉन पैरामीट्रिक अज्यूम किया गया तो नॉन पैरामीट्रिक के, उसको इंटरप्रेट करना होगा। वही अज्यूम कि ये पैरामीट्रिक है, तो हम अप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंट। एक कंडीशन भी अगर नहीं होगी तो वो नॉन पैरामीट्रिक। वो नॉन पैरामीट्रिक। तो सेकंड, अब हम दूसरी फेज में आते हैं। तो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई, एनालाइज पे आएंगे। नहीं, ये आता है जी कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। टेस्ट वेरिएबल क्या है जी? बर्थ वेट। ग्रुपिंग वेरिएबल जेंडर है। कैटेगरीज क्या हैं इसकी? 0 and 1, और 1 और 2, 0 1 थी मेरे ख्याल से। 0 1 सर कैटेगरीज कहाँ से आपने मैं दोबारा जी डिफाइन ग्रुप। चल एनालाइज, कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। डेटा शीट में जितने कॉलम होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे, उन्हें हमने मूव करना है टेस्ट वेरिएबल, यानी किस वेरिएबल में मीन कंपेयर करना है, और यहाँ पर ग्रुपिंग वेरिएबल किस जो कैटेगोरिकल वेरिएबल, डमी वेरिएबल जिस ग्रुप्स मौजूद हैं अक्रॉस ग्रुप्स जहाँ पर आपने कंपैरिजन करना है। तो बर्थ वेट आपने ऊपर शिफ्ट किया, जेंडर को ग्रुपिंग वेरिएबल में शिफ्ट किया, ग्रुपिंग डिफाइन करना है कि क्या कोड हुआ है 0 और 1। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर ये ग्रुपिंग वेरिएबल कंटिन्यूअस हो तो हम यहाँ पर एक कट पॉइंट दे सकते हैं कि अगर वैल्यू 10.5 से बड़ा है तो उसको पहला ग्रुप समझ लो, 10.5 से छोटा है तो उसको दूसरा ग्रुप समझ लो। ये हम अपने केस स्टडी में भी हम कर चुके हैं ये बात। तो यहाँ पर तो है ही ग्रुप्स, तो कट पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी कंटिन्यूअस डेटा हो, फॉर एग्जाम्पल लेंथ को हम टेस्ट करना चाहते हैं एज ए ग्रुपिंग वेरिएबल, तो हम कहेंगे कि जहाँ पर लेंथ 50 से कम है वो एक ग्रुप, और जहाँ 50 से ज़्यादा है वो दूसरा ग्रुप को यहाँ पर कट पॉइंट देंगे। स्लाइस करें। डेटा खुद से बैक एंड पर जहाँ 50 से बड़ा है उसको एक ग्रुप बना देगा, हमें शो नहीं करेगा, और जहाँ पर 50 से कम है उसे दूसरा ग्रुप बना के हमें रिजल्ट शो कर देगा। ऑप्शंस में देख लेते हैं जी। तो चलो कुछ भी नहीं है, बूटस्ट्रैप हमने करना नहीं है। नीचे हमने लिखा है एस्टिमेट इफेक्ट साइज, इसे भी चेक कर दें। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये फिर पुराने नहीं होता था, ये ना मैनुअली कैलकुलेट करते थे 27 के अंदर। ये पहले से आपने 27 नहीं किया? ओके 27 में ये मौजूद है, लेकिन उससे पहले जो रिसर्चर है ना वो एक्सेल के अंदर टेम्पलेट थी, प्लस माइनस करके कैलकुलेट करते थे। चलें जी, ये आपके पास आउटपुट आ गई। सिंपली ग्रुप स्टैटिस्टिक्स है, वही बात। 137 फीमेल्स, 119 मेल्स, उनका मीन, अलग अलग ग्रुप्स का स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये वही चीज़ जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। चलो आपके पास आ गया जी डॉक्टर मूसा। ऑप्शन को क्लिक कर दिया। कंटिन्यू करें। आपने डिफाइन ग्रुप्स ठीक नहीं किए, इसको पसंद करें। अच्छा कंटिन्यू करें।
इसमें प्रॉब्लम है जेंडर का डबल क्लिक करें तो लाइट आपने इतनी धमकी दी है कि इनपुट है नॉर्मल है या स्ट्रिंग है इसको स्ट्रिंग ना करें इसको न्यूमेरिकल करें इसको न्यूमेरिकल करें आपका जेंडर फील्ड हुआ ही नहीं हमने क्या किया था एक्सेल में 01 कन्वर्ट करना फिर वो पेस्ट किए थे 01 और उसे दोबारा से फिर कोड किया चलें जी सिर्फ इंटरप्रिटेशन देखते हैं जी सर फोकस करें जी सर एग्जाम में इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन होंगे जी डॉक्टर मूसा चले तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दिस इज इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस और इस लाइन से आगे इक्वालिटी ऑफ मीन सबसे पहले ये दो लाइंस आती हैं इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस अस्यूम इक्वल वेरिएंस नॉट अस्यूम पहले आप देख लें कि आपका जो टेस्ट लगाया था इक्वालिटी ऑफ जो है वेरिएंस का वहाँ पर आपका वेरिएंस इक्वल आया था या डिफरेंट आया था हमारे पास इक्वल आया था और जंक्शन फुलफिल हो रही थी तो हम इस लाइन को इंटरप्रेट करेंगे f वैल्यू है 7.6 दिस इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पहले t स्टैटिस्टिक्स टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थी अब यहाँ पर f वैल्यू f स्टैटिस्टिक्स टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है हमने बात की थी कि हर कोई टेस्ट किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है t टेस्ट t डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है f टेस्ट f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है इसका कोई ना कोई क्रिटिकल वैल्यू होगी जैसे t की 1.96 होती है हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन t डायरेक्टली गिवन है क्या वैल्यू इसका से नॉर्मली 3 से कंपेयर किया जाता है लेकिन अब छोड़ दें रिसर्चर का काम p वैल्यू है इसको सिंपली लिख दिया जाता है तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट है इसका मतलब है कि जो वेरिएंस है 0.05 से ज़्यादा से कम है तो इसका मतलब है कि बर्थ रेट का वेरिएंस तो 0.05 से कम कैसे कम कि p वैल्यू कम है तो यहाँ पर वेरिएंस ये क्या है ये 0.6% है तो हमने 5% से कंपेयर करना होता है 0.006 मीन 0.6% तो ये 5% से कम है तो रिजल्ट हमारे सिग्निफिकेंट है इसका मतलब है कि जो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है वो सिग्निफिकेंट आ गई है इसका मतलब है कि वेरिएंस इक्वल नहीं है वेरिएंस इक्वल what is the meaning of this 0.006 इसका मतलब है कि 0.6% of the total
नहीं, p value is 0.6%. It means something is insignificant. Significant. Something is significant. 0.05 से कम है, 0.006 है. तो क्या चीज़ सिग्निफिकेंट है? इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस. इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस जो है वो सिग्निफिकेंट है. तो अगर वेरिएंस जो है इनसिग्निफिकेंट होता तो हम नल एक्सेप्ट करते, वेरिएंस इक्वल होता. अब हमने ऑल्टरनेट एक्सेप्ट किया, वेरिएंस इज अनइक्वल. तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आया? वेरिएंस इज नॉट इक्वल. तो आपने इस लाइन को इंटरप्रेट करना है. बर्थ रेट जो है, यानी आप इसको ऐसे कह लें कि जो हमारी अजम्पशन है ना डेटा की, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस वो वायलेट हो रही है. दोनों ग्रुप्स का वेरिएंस सेम होना चाहिए. मींस नल क्या होगा? वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ग्रुप 2. ऑल्टरनेट क्या होगा? वेरिएंस ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 2. तो इक्वालिटी ऑफ मीन नल में जाएगी और अनइक्वल वेरिएंस ऑल्टरनेट में जाएगा. अब यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो रहा है. जी बिल्कुल सही. तो मैं लिख देता हूँ H नॉट वेरिएंस ऑफ मेल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 0. Alternate variance of male is not equal to variance of female. तो आंसर क्या है? सिग्निफिकेंट. 0.05 से कम है. तो वेरिएंस जो है इक्वल नहीं है मेल का फीमेल के. अनइक्वल वेरिएंस आ गया. तो अनइक्वल वेरिएंस का मतलब है कि अब आपने इन दोनों रोज में से इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम को इंटरप्रेट करना. लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट है. अगर लेट से हमने कहा कि सिग्निफिकेंट है, 0.5 से लेस है, यस, 0.006, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करें अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एंड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि जो हमारा वेरिएंस इन मेल एंड वेरिएंस ऑफ फीमेल बराबर नहीं है. तो इक्वल वेरिएंस तो इसलिए नॉट अज्यूम. तो आप इसको इस लाइन को इंटरप्रेट करें. इसके लिए टी टेस्ट ऑफ मीन्स के लिए. तो मीन डिफरेंस कितना है जी? 0.9126. यही कैलकुलेट किया था हमने. थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, किस वजह से कि हमने वो आउटलायर रिमूव किया है. 0.088 आ रहा है और यहाँ तो ये 0.91 क्यों डिफरेंस है? थोड़ा सा कि हमने एक आउटलायर रिमूव किया था. हाँ, ये तो चेंज होगा ना डेफिनेटली. मीन की वैल्यू भी आपकी ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए जो एक्सेल में थी, क्योंकि वो उस वक्त कैलकुलेट किया था जब आउटलायर रिमूव नहीं किया हुआ था. लेकिन डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए कि आउटलायर क्यों रिमूव किया. तो देन इसके बाद ऐसी मीन का डिफरेंस आ गया. अभी आप वाली बात है कि डिफरेंस को कब इंटरप्रेट करना है? जब डिवाइड से करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस से. तो आप जब इसे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे दैट विल बी टी वैल्यू. डिवाइड कीजिएगा क्या आंसर आता है? ये 1.96 से मेरा ख्याल बड़ा होगा. सीधी सीधी बात है. 0.4 0.8 होना चाहिए, तो ये 2 से बड़ा है. नहीं, हम नीचे वाली रो को क्यों नहीं पढ़े? ज़्यादा फर्क नहीं है, वो गलत पिक कर लिए, इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा ये वाला नंबर जो है ये सिग्निफिकेंट है, तो ये रो पढ़नी है. तो डिवाइड कीजिएगा पॉइंट, नंबर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. 0.926 डिवाइडेड बाई 0.4705. 0.19 नो नहीं वैसे नहीं है. 1.9 1.90 1.96 से छोटा है. जी सर. तो रिजल्ट क्या है?
छोटा है स्मॉलर है 1.96 से। पी वैल्यू 5% से बड़ी होनी चाहिए और टी वैल्यू 1.96 पी वैल्यू 5% से कम होनी चाहिए और पी वैल्यू 1.96 से बड़ी होनी चाहिए। 1.93 is less than 1.96. so it is not significant. It means ये जो mean difference है 0.9126 of weight of male and female is insignificant. It means हमारा तो accept null hypothesis 1.93 is less than 1.96. जी कम है तो insignificant, लेकिन p वैल्यू 5% से कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए t वैल्यू। तो जो रिसर्च क्वेश्चन हमने लिखा था that birth weight of male is greater than or unequal to female, तो स्टैटिस्टिकली वो प्रूव नहीं हो सका। स्टैटिस्टिकली क्या है कि बर्थ पे मेल बेबीज का और फीमेल बेबीज का वेट सेम होता है। ठीक हो गया कि गूगल की जगह जाके कि मेडिकल साइंस क्या कहती है इस बारे में, जो एक्सपर्ट्स हैं क्या इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। अच्छा, ये हमने एक वेरिएबल के लिए वर्किंग की है, इसको मैं क्लोज अगर कर दूं, बाकी होमवर्क करेंगे। जस्ट सिर्फ मैंने क्लिक करना है जी, एक्सप्लोर की ऑप्शन है, आपने बर्थ और हेड को डिपेंडेंट लिस्ट में ऐड करना है, सिंपल ओके करना है, तो जो एक बार आउटपुट प्रोड्यूस हुई थी वो 3 मरतबा प्रोड्यूस होगी। एक्सप्लोर है ना आपके पास, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, एक्सप्लोर, तीनों को ऐड कर ये तीनों को ऐड किया, बर्थ वेट ग्रुप्स के लिए, बर्थ लेंथ ग्रुप्स के लिए, हेड सर्कमफेरेंस ग्रुप के लिए कैलकुलेट हुआ। देन डिस्क्रिप्टिव स्टैट में बर्थ वेट फॉर मेल फीमेल, बर्थ लेंथ फॉर मेल फीमेल, सर्कमफेरेंस फॉर मेल फीमेल, देन वर्सेटाइल तीनों वेरिएबल्स के लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज तीनों वेरिएबल्स के लिए। विच थिंग एक्सट्रीम वैल्यूज है कि आप, ये वही चीज़ है कि आपका जो बर्थ वेट है, एक्सट्रीम वैल्यूज, अच्छा टेक्निकल ऊपर आता है, ये इसको छोड़ दें, ये मैंने आपको कहा था ये क्वांटाइल्स है। आपने जो पहले वाला है ना वेटेड एवरेज वाला, ये सिर्फ रिटर्न है, ये 7 क्वांटाइल्स है सर, इसे स्किप कर दें, तो इसको स्किप कर दें। देन टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी तीनों के लिए आ गया, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया, ये पी वैल्यू को बेस पे पी वैल्यू का फीमेल का जो है वो सिग्निफिकेंट है और मेल का जो है सर्कमफेरेंस सिग्निफिकेंट। किस वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं? हेड सर्कमफेरेंस नहीं, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, 0.5 से लेसर है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस आ गया, सिग्निफिकेंट, यहाँ पर सिर्फ एक को देखें, मीन को देखें, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। देन ये आपके पास हिस्टोग्राम बर्थ वेट के लिए, क्यूकी प्लॉट, देन बॉक्स प्लॉट, उसके बाद दूसरा वेरिएबल आ जाएगा बर्थ लेंथ के लिए, तीनों चीज़ें, उसके बाद हार्ट सर्कमफेरेंस के लिए। तो इस सारी वर्किंग को एक बार आप देख लीजिएगा। और इनकी भी